पढ़ना। चलिए, तो प्रेमचंद्र के साहित्यिक युग से संबंधित खोरठा निबंध जो कि बीएन औदार के द्वारा लिखा गया है, उस चैप्टर के तीसरे पार्ट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो हमने दूसरा पार्ट, हम 2 पार्ट इसमें ऑलरेडी इसका आ चुका है, ठीक है। आप लोगों का काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स भी रहा है। तो चलिए हम इसका तीसरा पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। तो तीसरा पार्ट हमारा यहाँ से कंटिन्यू होगा घीशू और माधव के बारे में। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि घीशी और माधव जो है एक अलग टाइप का मतलब ये एक किसान थे, ठीक है। मतलब इसके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है, लोगों का इतना ज़्यादा लोन है, फिर भी इनको कोई लाज शर्म नहीं है। ये निर्लज होकर के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कामचोर भी हैं, ठीक है। चलिए, मतलब ये इसमें दिखाने का बीएन औदार साहब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहला जो प्रेमचंद्र का जो पहला युग था, उसमें जो उनकी द्वारा जो निबंध लिखे गए थे, उन निबंध की प्रकृति जो थी, और तीसरे युग में जो उनके द्वारा निबंध लिखा गया था, उनकी प्रकृति में आकाश जमीन का अंतर आ गया था। जो पहला युग में जो उपन्यास लिखे जाते थे, उसमें जो पात्र हुआ करते थे वो काफ़ी मतलब शर्मीले टाइप के होते थे, उतना विरोधी भाव के नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण होता था। लेकिन अब जो तीसरा युग में जो किसान लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर मतलब कितनों भी कर्जा उर्जा हो जाए तो किसी से वो डरते उड़ते नहीं है, और लाज शर्म तो बिल्कुल उनका क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से घीशू और माधव उसी टाइप के इंसान हैं। तो घीशू और माधव एते बेईमान, निर्लज, कामचोर कील बनला, कैसे बनला, तेकर जवाब प्रेमचंद्र जी अपन प्रेमचंद्र जी के मुँह से आप सुनते हैं, ठीक है। प्रेमचंद्र जी खुद बताते हैं कि क्यों घीशू और माधव जो है इतना बेईमान, निर्लज और कामचोर बन गया। चलिए अब देखते हैं क्यों बनता है। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वाला की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना चाहते थे ज़्यादा संपन्न थे। मतलब जो मेहनत करने वाले किसान थे, मजदूर थे, उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, ठीक है। लेकिन जो मेहनत नहीं करते थे और वो किसानों का ही मज़ा लेते थे, वो ज़्यादा बिना मेहनत करने वाले लोग ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीशू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। मतलब ये समाज की जो रीति रिवाज है, उन रीति रिवाज को देख करके ही वो अपना मतलब नीयत बदल लेते हैं, और मेहनत करने के बजाय अब वो भी दूसरे लोगों की जगह कामचोर बनने लगे। मतलब वो जो भी मतलब ऐसा उनको जो कामचोर बनाया है, उसमें समाज के जो बड़े लोग हैं, समाज के जो अमीर लोग हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है उनकी प्रकृति को बदलने में। चलिए आगे देखते हैं। फिर भी उसे यह यकीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उनकी सरलता और निर्भयता से दूसरे लोग बेवजह फ़ायदे तो नहीं उठाते। मतलब फिर भी इतने ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करते थे, फिर भी ये खुश थे और अपने आप में संतुष्ट थे कि कम से कम जो किसान मेहनत करते हैं फिर भी उनको भरपेट खाने का नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा उनके साथ अत्याचार होता है। कम से कम हमारी स्थिति उनसे तो अच्छी है, हम मेहनत नहीं करते हैं तो चलो हमें उतना बढ़िया। लेकिन किसान लोग तो मेहनत करके भी नहीं अपना पेट भर पाते हैं सही, तो अपने आप को ये जो घीशू और माधव जो हैं अपने आप को ज़्यादा ही संपन्न मानते हैं, खुश मानते हैं। चलिए आगे। यहाँ घीशू और माधव के रूप में प्रेमचंद्र एक मन एक विचार विद्रोह कर दे है। मतलब यहाँ पे घीशू और माधव जो मुख्य पात्र हैं इस उपन्यास में, उसमें उनको मतलब क्या किया जाता है, घीशू और माधव के द्वारा जो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है किसानों के ऊपर, उन अपनी विचारों से क्या करते हैं, वो कलम के माध्यम से उन पात्रों के द्वारा विरोध करवा देते हैं। चलिए आगे। पूस की रात, क्या नाम है पूस की रात। कहानी धरती मायक बेटा कहाय वाला किसान, जकर तीनों लोग ओकर खेती बाड़ी लोग ये बारी झाड़ी तकर
दुर्गत तो देखा। पूस की रात अपने उपन्यास की यहाँ बात ये शुरू होती है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में वर्णन होता है। क्या बोलते हैं कि पूस की रात जो है एक मतलब एक धरती का माँ, किसान को क्या बोला जाता है, धरती माँ का बेटा बोला जाता है। और उनका तीनों लोग क्या होता है, स्वर्ग नरक ये सब, पृथ्वी सब नहीं, बल्कि उनका किसानों का जो तीनों लोग होता है वो कौन होता है, तो खेती बाड़ी, बारिश झाड़ी तकर, मतलब ये सब खेती बाड़ी और जो होता है वही किसानों के लिए तीनों लोग होता है। उनकी दुर्गति मतलब उनका जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा किसानों का खराब है। हल्कू जैसन किसान ई महाजनी और करजखोरी व्यवस्थाएं ऐसन चिपाइल जताइल है कि पूस महीनक जाड़ काटे ले एकहुक कच्चा कच्चा का करके कमरा लिए ले जे जोगावल कच्चा के महाजन के सिद्ध रूपे दे दे हैं। इसमें यहाँ पे जो मुख्य पात्र हैं पूस की रात में, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूस की रात में जो मुख्य पात्र हैं वो मुख्य पात्र किसान है, ठीक है। और वो जो है क्या करते हैं, एक मतलब पूस में हम लोग जानते हैं कि पूस की रात में कितना ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो उसके लिए पूस की रात का ठंड काटने के लिए क्या करते हैं, एक कंबल खरीदने के लिए पैसा जुगाड़ करते हैं। लेकिन वो पैसा वो क्या करते हैं, वो उसके ऊपर सूदखोर, जब वो सूद लेते हैं सूदखोर लोग से, तो सूद इतना ऊपर मतलब गलत तरीके से सूद बढ़ा दिया जाता है कि वो सारा पैसा उसका किस में चला जाता है, सारा पैसा उसमें उसका चला जाता है। उस सूदखोर का सूद चुकाते चुकाते उसका पैसा खर्च हो जाता है और एक कंबल भी बेचारा नहीं खरीद पाता है। आपन फाटल लुगा फटाए कोन्हो तैर पुसेक जाड़ के रोके के चेष्टा है हल्कू आपन गहूम बारीक कुंबा सूत के सोचा है। ठीक है, मतलब हल्कू किसान का नाम क्या है, हाँ ध्यान रखिएगा कि पूस की रात में जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है, किसान हल्कू है। वो पैसा जुगाड़ तो करता है लेकिन कंबल खरीद नहीं पाता है। अब पूस की रात है तो ठंडा तो किसी तरह से काटना ही पड़ेगा। और पूस की रात में क्या होता है, गेहूं होता है, तो गेहूं की रक्षा भी तो करनी है ना। तो गेहूं की रक्षा करनी है तो गेहूं का जो कुंभा है वहाँ पर सो करके अपना रात इसको गुजारना है। और कैसे गुजारना है, तो कुंभा में सो के एक फटा हुआ जो मतलब चादर वादर है उसके सहायता से अपनी पूस की रात इसको गुजारनी है, क्योंकि नया कंबल तो ये बेचारा खरीद पाया नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ले यह हैज खेती करे का मजा, मतलब बोल रहा है यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये जो है मतलब कुंभा में सोया हुआ है, ठीक है, गेहूं का कुंभा में सोया हुआ है और सोच रहा है सोते सोते, क्या सोच रहा है, ले यह है खेती करे का मजा, खेती करने का मजा यही है, मेहनत भी करो और एक कंबल भी ना खरीद पाओ, यही मजा है, यही है मतलब कि खेती का मजा। ठीक है, एकहुक गो भगवान भगवान ऐसन ऐसन हाथ जखिन ठिन यदि जाड़ चल जाए तो ओकर लू मार देता मेनू का ओखिन ठिन ऐसन ऐसन गद्दा नेहाली और मोट मोट कमरा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान ये जो ठंडा है ना, उन लोगों के पास क्यों नहीं लेके जाता है जिनके पास मतलब कंबल उम्बल है। जिनके पास कंबल है ही नहीं उनके पास इतना मतलब उन्हीं के पास ज़्यादा ठंडा क्यों आता है, ये कहना चाह रहे हैं इसमें। की मजल की जाड़ ओखिन बाटे नजकैबो कर तक, मतलब जिनके पास कंबल है उनके पास ठंडा नहीं जाता, मतलब ये खुद ही हल्कू सोच रहा है कि ठंडा उनके पास भी नहीं जाता है जिनके पास कंबल है, जिसके पास कंबल नहीं है ठंडा उसी के पास आता है, उसी को ज़्यादा सताता है। इतनी मतलब मजाल है कि वो ठंडा मतलब जिनके पास कंबल है मोटा मोटा रजाई उसके पास जाके उसके नज़दीक उसके पास भी जाने की हिम्मत करे। ये हो तकदीरे के खूबी हक है खैट मोरी हामिल और मजा करे दोसर कोई। ठीक है, कि जो बड़े लोग हैं समाज में, जो बड़े लोग हैं वो तो मेहनत तो बिल्कुल करते नहीं हैं। और मेहनत कौन करता है दिन भर, हम जैसे किसान मेहनत करते हैं। ठीक है, हम लोग मेहनत करते हैं, मस्ती हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन मस्ती वो घर बैठे बैठे करता है बिना किसी मेहनत के। प्रेमचंद्र प्रेमचंद्र का पहला दौर मैंने और पहरे की कहानी मुक्ति मार्ग के किसान खेते लहलहाए खेती के देख के नाचे लागे। ठीक है, प्रेमचंद्र का पहला दौर का जो कहानी है, ठीक है, उसमें हमने देखा था क्या नाम था, एगो कहानी का नाम था मुक्ति मार्ग। उसमें क्या होता है कि किसान अपने खेत में लहलहाते खेत फसलों को देख करके काफ़ी खुशी से नाचने लगता है। मकीन मकीन पूस की रात कहानी किसान हल्कू नील गाय गुलन से चरत उजरत आपन खेती के देखिए के
खुश भेजा है। चलो मतलब देखो यहाँ पे तुलना कर रहा है अपना जो मतलब प्रेमचंद्र के साहित्य युग का जो पहला दौर होता है और तीसरा दौर होता है। तो उस टाइम के किसान और अभी के किसान, पहला दौर का जो किसान है और तीसरा दौर के किसान में खुशी मतलब कहाँ कैसे ढूंढते हैं वो, इसकी तुलना करता है। तो पहला दौर में क्या होता है कि जो किसान होता है उसमें किसान फसलों को लहल अपने खेतों में लहलहाते फसलों को देख करके क्या करता है, खुशी से झूम उठता है। लेकिन तीसरा दौर जो है पूस की रात, इसमें जो उपन्यास लिखते हैं कौन, प्रेमचंद्र जी, उसमें क्या होता है किसान तब खुश हो जाता है जब उसकी फसलों को जो जानवर हैं चर जाते हैं, चर के समाप्त कर जाते हैं। तो देखिए खुश होने में कितना अंतर है, उसमें जब लहलहाता है फसल तब खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद्र जी तब खुश हो रहे हैं जब उनकी फसलों को पूरा किसान मतलब जानवर चर जाता है, समाप्त कर जाता है चर के। चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ एक मिनट, यहाँ पे क्या है, उजरल पुजरल चरक चरल खेत के देख के ओकर बहू मुनिया पूछे है। ठीक है, अब ये देखो उसका जो किसान हल्कू है, फसल फसल चर गया, जंगलों जानवरों के द्वारा चर लिया गया पूरा समाप्त, फिर भी खुश है। तो उसकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है, हल्कू की पत्नी का नाम मुनिया, वो पूछती है अब मजदूरी करे के मालगाजारी भरनी पड़ेगी। तखन हल्कू खुश होय के कहा है, रात की ठंडक में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। चलो मतलब पत्नी उसकी जो मुन्नी है वो कहती है कि अब जो मजदूर मतलब मालगुजारी हम लोग जो फसल हो या ना हो, लेकिन जमींदार जो है तो जमींदार उसका उस टाइम क्या होता था कि मालगुजारी फिक्स रहता था, वो मालगुजारी आपको हर हाल में देना ही देना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अब तो मालगुजारी फसल तो हुआ नहीं, अब मालगुजारी कैसे दिया जाएगा, तो मालगुजारी अब हम लोग को मजदूरी करके देना पड़ेगा। तब उस टाइम क्या होता है, हल्कू जो होता है खुश होकर बोलता है, क्या बोलता है कि चलो पूस की रात में कम से कम यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। मतलब सोने का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब जैसे फसलों की रक्षा के लिए पूस की रात में भी गेहूं के कुंभे में सोना पड़ता है, गेहूं के बारी में सोना पड़ता है। तो इसमें क्या हालत क्या होती होगी आप समझ सकते हैं। घर में जो पूस की रात में हम लोग रहते हैं ये हालत हो जाती है ठंड से, अब खेत में बारी में सोना पड़े। तो ये बोलता है कि चलो कम से कम खेत की बारी में मतलब यहाँ रात में पूस की रात में सोना तो नहीं पड़ेगा। ये कहानी है किसान के से मजदूर बने के और खेती बाड़ी से किसान के टान टूटे के कहानी। मतलब शुरू में किसानों का मतलब खेती बाड़ी से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। अब यही स्थिति अभी उत्पन्न हो रहा है कि अब जो है पहले जितना किसानों का खेती बाड़ी से लगाव था, अब किसानों का खेती बाड़ी से लगाव खत्म हो रहा है। किसान का बेटा अब किसान नहीं बनना चाहता है। ठीक है, किसान का बेटा पढ़ लिख के अब आईएएस आईपीएस बनना चाहता है। किसान अब मतलब वो इंटरेस्ट पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रह गया है अब खेती बाड़ी में। ठीक है, खेती बाड़ी से लोग अपने आप को दूर करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कि जो किसानों का जो पहले परसेंटेज खेती में था, खेती में जो रोजगार मिलता था लगभग 55%, अभी का डेटा आप यदि देखेंगे तो मात्र 43 से 44% जो लोग हैं झारखंड इंडिया में, वो खेती वाले खेती में रोजगार मतलब प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कहानी लोके मने एगो बरंडो उठाए दे है, ई किले ई कैसे ई काहे। ठीक है, और ये कहानी पढ़ने वाले के लोगों जो लोग पढ़ रहे हैं उनके मन में क्या करता है, एक आंधी तूफान उसका उठा देता है और उत्पन्न कर देता है। वो कैसे उत्पन्न करता है, चलिए वो देखते हैं। ये बोल रहा है प्रेमचंद्र जी का नाम जज का उपन्यास। प्रेमचंद्र जी का एक नया उपन्यास है, किसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, गोदान के बारे में। चलिए अब क्या है इसमें, ढहत ढहत परत सामंतवाद जिम्मेदारी और नावा नावा फुनगी फुटेत पूंजीवाद के कहानी है के। तो ये गोदान जो है, गोदान क्या है, तो गोदान सामंतवाद, ऐसा सामंतवाद जो क्या हो रहा है गिरता जा रहा है, उसकी मतलब क्या हो रहा है, उसका जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। नावा नावा फुनगी फुटत पूंजीवाद के कहानी है के। मतलब एक उस टाइम की कहानी है जब सामंतवाद बिल्कुल समाप्त हो रहा था। सामंतवाद आप लोग को पता होगा कि सामंतवाद की शुरुआत कब होती है, तो सामंतवाद अपने यहाँ गुप्ता काल से ही देखा होगा। सामंत किसको कहते थे, जो श्रीगुप्त थे ना, वो सातवाहनों के यहाँ सामंत हुआ करते थे। धीरे धीरे जो चंद्रगुप्त होता है अपने आप को सातवाहन वंश से आज़ाद कर लेता है
और एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है। तो सामंत होता था एक छोटा सा राज्य, मतलब राजा के द्वारा एक छोटा क्षेत्र जो होता था एक व्यक्ति को दे दिया जाता था, और उस क्षेत्र से जितना भी मतलब मालगुजारी जमा होता था वो सामंत जमा करता था, और उसके बदले वो जो सामंत था वो राजाओं को अपने मालगुजारी का कुछ हिस्सा दिया करता था, तो वो सामंत होता था। और वो जो सामंत लोग होते थे अपने क्षेत्र के जमींदारों से बहुत ऊंची दर पे मतलब मालगुजारी मतलब जमा करते थे। इससे लोगों का जमी मतलब क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा शोषण हुआ करता था किसानों का उस टाइम। तो वही बोल रहा है कि ये उस टाइम मतलब उस टाइम की ये कहानी है जब सामंतवाद अपने चरम सीमा पर था और पूंजीवाद का विकास हो रहा था। गोदान महाजनिक जाले बाझल किसान से मजूर बन जाए के एगो बेपर तरिया दस्तावेज है के, मतलब ये जो गोदान है उस टाइम की कहानी है जब क्या है कि किसान कर्ज से काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ है। ठीक है, और कर्ज में डूबा हुआ है तो किसानगिरी छोड़ करके अब मजदूर कैसे बनता है उसकी कहानी ये मतलब उस कहानी का ये मतलब बखान करता है कौन? गोदान। चलिए आगे, दुख तकलीफ से उभरे के छटपटी और उभरे ना पारे के मजबूरिन कहानी है के गोदान। मतलब किसान क्या कर रहा है कि इतने तकलीफों से घिरा हुआ है कि उस तकलीफ से क्या करना चाहता है, अपने आप को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन वो फिर भी उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता है, उसकी कहानी है ये गोदान। सामाजिक गलल पचकल नियम कानून ढांचा के उलट पलट के तकर ऊपरे एगो सुपट समाजवादी व्यवस्था दर कोड़ के नव रखे के लागिन हैं जो मारा गरीब लोग के जगवे एक संगे लुगे चलबेक संगवाठिक चेष्टा कथा हके गोदान। मतलब जो किसान है ठीक है, वो मतलब अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो कर्जा है उस कर्जा से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कर्जा से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये गोदान में क्या किया जाता है, उन्हीं किसानों को क्या करा जा रहा है, मोटिवेट करने की मतलब मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो जो समाज का जो गला पचका कानून है उससे अपने आप को बाहर निकाल सके। ये उस मतलब उस टाइप से संबंधित कहानी है ये हमारा गोदान। जुग जुग से सतवल जाय रहल जनी बेटी गोहारे के और तकर लागिन बाँचेक बा मुक्तिक आवाज टा गोदान। मतलब जो जुग जुग से जिन औरतों पे अत्याचार हो रहा है, औरतों पे बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है, उन औरतों को उन बेटियों को उन अत्याचार से बचाने की आवाज़ है गोदान। ठीक है, तो गोदान में क्या किया जा रहा है, किसानों को भी बचाने का कोशिश किया जा रहा है, उनको मोटिवेट करने का कोशिश किया जा रहा है, उनको विद्रोह करने के लिए जो उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में विद्रोह करने के लिए इनको मोटिवेट किया जा रहा है। जो बेटी छुआ लोग हैं और जो जनी लोग हैं जो अत्याचार सहती आ रही हैं उनको आवाज़ उठाने के लिए मोटिवेट करने मतलब उनकी आवाज़ है ये गोदान। चलिए आगे, छिपायल जनतल सतावल गेल मानुस गुलन हक खातिर लिखल किताब के गोदान। जो लोग मतलब जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो जाए, जिन लोगों को सताया जा रहा है, उन लोगों की आवाज़ बनता है कौन? गोदान। गोदान महाजनेक कुटचायलेक खिलाफ जिहाद, मतलब धार्मिक लड़ाई, साम्राज्यवाद, सामंतवादी मतलब जमींदारी और पूंजीवादी तेहरा गठजोड़ करने वाला मनुष्य मारा अमानवीय ताकते के खिलाफ गोदान गोटे समाज पसरल अन्याय के मुंह। मतलब कुल मिला के ऐसे समझ लो कि समाज में कौन कौन अत्याचार फैला रहे हैं, मतलब अत्याचार लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर अत्याचार कौन कर रहा है? महाजन जो होते हैं, सूदखोर लोग होते हैं। ठीक है, साम्राज्यवाद को जो बढ़ावा देते हैं, सामंतवाद को जो बढ़ावा देते हैं, ये तीनों का गठजोड़ जो होता है, और ये गठजोड़ जो तीनों का गठजोड़ बन रहा है किसका किसका? तो महाजनों का, महाजनवाद का, ठीक है, साम्राज्यवाद का, सामंतवाद का जो गठजोड़ बन रहा है वो लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करता है, तो उनके खिलाफ आवाज बनता है कौन? गोदान। गोदान गोटे सामाजिक पसरल अन्याय के मुँहे बजर नियर मुक्का मारे उपन्यासक है। मतलब उन जो लोगों के ऊपर किसानों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ ये आवाज़ है गोदान। तकरो ले ऊपर भारत जैसन देशे ऐसन समाज बनबे जकर में केहू ककरो ना चूसे पैत जन बराबर रहे, तकर खातिर भारत करोड़ों करोड़ जनता के मुखिया
प्रतिनिधि प्रेमचंद्र नामक साहित्यकार बाठेले। बाठेले भारतेक नामा खूटिक नामे लिखल वसीयत के दोसर नाम हकै गोदान। मतलब जो समाज को लोग चूस रहे हैं, ठीक है, जो समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको जगाने का काम कर रहा है गोदान। कुल मिला के ये गोदान यही कह रहा है कि जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो जाए, जिन लोगों को सताया जा रहा है, तो उन जो अपने आप को कमज़ोर काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, जिनको अब कोई उम्मीदें, अब उनकी उम्मीदें, जीने की उम्मीदें ख़त्म हो रही है, उनको मोटिवेट करने का काम करता है गोदान। उन लोगों की आवाज़ है ये गोदान। चलिए आगे चलते हैं। हम जे बात हियाँ कहे खोजे हैं कि प्रेमचंद जी सामाजिक जे समस्या और खद खुसरा या विसंगति मध्य आपन कथा सहित के सिरजले रहत, उ सब समस्या टा हमनिक समाजे एखनु ओतने है बिचकुन तकरो ले बीच। मतलब जो देखो प्रेमचंद्र जी जिन समस्या को लेकर के, मतलब 1920, 25, 30, 36 के करीब में जब अपने उपन्यास लिखे थे, उस टाइम जिन समस्याओं को लेकर के वो उपन्यास लिखे थे, किसानों की दुर्दशा, सूदखोरी, ठीक है, नेतागिरी, उस टाइम जो समस्याओं को लेकर के प्रेमचंद्र जी उपन्यास लिखा करते थे या लिखे थे, वो समस्या, मतलब बी.एन. ओहदार साहब बताना चाह रहे हैं कि वो समस्या आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि वो समस्या उस टाइम जो प्रेमचंद्र जी के टाइम में समस्या था, आज वो समस्या ख़त्म हो चुका है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो समस्या आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। और हाँ, उतना ही नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा वो समस्या आज विद्यमान है हमारे समाज में। हाँ, ओकर रूपटा तनी बदलल है, ठीक है, मतलब रूप उसका क्या हो चुका है, बदल गया है, लेकिन हाँ समस्या अब भी विद्यमान है। गोदान उपन्यासे प्रेमचंद ढहत सामंतवाद, जमींदार सूदखोरी और फुनफुनाइत पूंजीवाद के कहानी कह लेतिन। गोदान में यही ने बोला गया है कि वो उस दौरा का कहानी है जब सामंतवाद अपने चरम सीमा पर होता है, समाप्ति के दौर में होता है, और पूंजीवाद काफ़ी बढ़ रहा होता है, उसका उत्थान हो रहा होता है। उस टाइम की ये कहानी है गोदान। तखने से लय के एखन तक समाज सामंतवाद आरो ढह गेल हक और पूंजीवादी आरो हुबगर भई गेल हक। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि उस टाइम जो सामंतवाद था, उस टाइम ढह रहा था, अब और भी और ज़्यादा ढह चुका है, मतलब अपनी समाप्ति के कगार पे पहुंच चुका है सामंतवाद। और पूंजीवादी उस टाइम उसका शुरुआत हो रहा था, ठीक है, उसका पैदा हो रहा था उस टाइम पूंजीवादी, और अब जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब हुबगर हो चुका है, मतलब मजबूत हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा जड़ें पसार चुका है ये पूंजीवाद अपने इस समाज में। मखीन सामंतवाद सिराई गेलक निझाई गेलक से बात नहीं। मतलब सामंतवाद जो है समाप्त हो गया, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, समाप्ति के कगार पे है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। एखनु एकर सरत गलत दही से उठत बास गोटे समाज घिनघिना रहा है। मतलब समाप्ति के कगार पे है। जैसे आदमी कोई मरता है ना, कोई जानवर पूरा मरता नहीं है, लेकिन मरने वाला होता है कोई जानवर, ठीक है, तो उसके शरीर जब सड़ने गलने लगता है लास्ट में, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आसपास का माहौल पूरा गंदा हो जाता है। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सामंतवाद जो है अभी समाप्ति के कगार पे है, और जो समाप्ति के कगार पे है, मतलब तो लेकिन जो समाप्ति के लास्ट में उससे जो गंध निकलती है, वो समाज को क्या कर रही है, पूरा घिना कर रहा है ये समाज में, मतलब काफ़ी ज़्यादा गलत संदेश फैला रहा है ये अभी। ठीक है, जाते जाते वक्त इतने ना ये पूंजीवादी संग गठजोड़ करके राज्य पाट बाढ़े अपन गोड़ बढ़ा रहा है। मतलब ये सामंतवाद जो है पूंजीवादी के साथ क्या कर रहा है, गठजोड़ करने की कोशिश कर रहा है, और अपना वर्चस्व जो है पुराना वाला वर्चस्व पाने की कोशिश कर रहा है ये। और कुर्सियों हथेली है, ठीक है, मतलब बुढ़ा गया है, मरने वाला है, समाप्त होने वाला है, फिर भी ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। ये पूंजीवादी के साथ मिलकर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। जब पूंजीवादी गोदान के समय गांविक जमींदार गुलन के कर्जा देहलक से आज गोटे भारतेक अपन जेबे राख ले। ठीक है, पूंजीवादी का मतलब समझ रहे हो ना, प्राइवेट जो कंपनी होता है, प्राइवेटाइजेशन जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो है क्या है कि
अधिकतर जो संपत्ति है 100% में मान लो कि 10% ही हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, और वो जो 10% लोग हैं ना, हमारे देश के संसाधनों का लगभग 70 से 75% संसाधन को अपने पास कब्जा करके रखे हुए हैं। ठीक है। और ये जो पूंजीवादी लोग हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, पूरे देश के संसाधनों से मतलब पैसा कमा करके अपना जेब भर रहे हैं, और बाकी लोग जो गरीब हैं वो गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। ई बात ई बात के कौन ना जाने है कि भारत के मोटे 10-12 घराना गोटे भारतीय के संपत्ति के आपन हरकाए भर लेले है। मतलब पूरा देश मतलब जो 10-12 मोटे से घराना है, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गया, और जो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, तो वही कुछ ही घराने के लोग ऐसे हैं जो पूरे देश की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और बाकी जो गरीब हैं उनके पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। तखन से एखन तक लाखों लाख गोबर गांव छोड़ छोड़ शहरे आए के पूंजीवाद के लगवल बैठावल कल कारखाना आपन गाते के जांगर बेचहत, हाड़ तोड़हत, और खटत खटत मेरी हाथ मोरी सिराहत। मतलब उस टाइम जो पूंजीवाद का उत्थान हो रहा था, पूंजीवाद का शुरुआत हो रहा था, छोटी छोटी कंपनियों का विकास हो रहा था प्राइवेट लोगों के द्वारा, वो आज क्या है, पूरा देश में पूरा पूंजीवाद अपना पैर पसार चुका है। हर जगह पूंजीवाद का बोलबाला है। ठीक है। तो गांव के जो गरीब लोग होते हैं, जो गांव के जो मजदूर लोग होते हैं, वो पैसा कमाने के लिए वो क्या करते हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं उनके द्वारा स्थापित कारखानों में काम करने के लिए शहर जाते हैं, और शहर जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ के कारखानों में खट खट के अपना ज़िंदगी गुजार देते हैं, और वहीं पे वो मतलब उससे जो निकलने वाली, जो कारखानों से निकलने वाली प्रदूषक गैस होते हैं, ठीक है, वायु प्रदूषक होते हैं, वो उसकी नली को जाम कर देता है। ठीक है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उसके शरीर पे पड़ता है तो शरीर सड़ने लगता है। ठीक है। तो जो गांव के जो गरीब लोग हैं वहीं पे काम कर करके क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, सिरा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो कटी कटी सही है कि पूंजीवादी सामंतवादी गठजोड़ के खिलाफ मजदूर और किसान आगू ले बेसिक एकजुट भेल हथिन। लेकिन हाँ, थोड़ा सुधार हुआ है किसानों की और मजदूरों की स्थिति में, कि जो ये पूंजीवादी और सामंतवादी का जो गठजोड़ बन गया है, उसके खिलाफ किसान और मजदूर लोग जो हैं थोड़ा पहले की तुलना में ज़्यादा उनके अंदर एकजुटता आई है, उनके अंदर एकता की भावना आई है, जकरे में सफलता पावले हथिन। मतलब हम लोग देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री होता है ना, कोई भी कारखाना होता है, तो मजदूरों का वहाँ पे एक यूनियन होता है। ठीक है। मजदूर लोग अपनी अपनी बातों को क्या करते हैं, अपनी डिमांड को वो जो कंपनी का या कारखाना का जो मैनेजिंग टीम होता है उसके सामने अपनी बातों को, अपनी मांग को वहाँ पे रखते हैं। यदि उनकी बातों को नहीं माना जाता है तो वो स्ट्राइक करते हैं। ठीक है। तो जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है उसकी डिमांड को मानना ही पड़ता है, और अदरवाइज कंपनी क्या होती है, ठप पड़ जाती है। तो इस केस में बोला जा रहा है कि मजदूर और किसान जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले की तुलना में एकजुटता आई है। विज्ञानी समाजवाद के डहर आरो चिकन भेल है, मनेक छेउर ले डहुर बन गेल है। तैयो भारतीय समाजे कोनो आया चेंज नाय नायक जुकुर भेल है। मतलब पहले से क्या हुआ है कि समाजवादी विज्ञान के डहर आरो चिकन भे गेल है। मतलब जो समाजवादी विज्ञानी हैं उनके रास्ते में क्या हुआ है, पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब सुपटता आई है, पहले से रास्ता काफ़ी चिकना रास्ता हो गया है। मेकुन छेउर ले डहर बन गेल है। तैयो भारतीय समाजे कोनो आया चेंज नाय के जुकुर भेल है। मतलब फिर भी इसमें ज़्यादा मतलब चेंजिंग नहीं आया हुआ है, यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। गोदाने के दुनिया के एखनो हमीन अपन गाँव टोला
टाटी ठीक ऐसने रूप देखे पारे और चिन्हे पारे। मतलब गोदान में जिस टाइप की दुनिया का उसमें वर्णन किया गया है वैसा ही रूप आज के गांव में भी हमें देखने को मिलता है। वैसा ही दृश्य जैसा दृश्य गोदानों में वर्णन किया गया है। आइजो किसान आपन खुटकटी बपौती भू धरती ले बेदखल कर जा रहल हथ, मगर अगर जकर एको खेचा टुकड़ा जमीन नख एखनु फिफेते हथिन। मतलब आज भी क्या हो रहा है कि जो पुराने किसान हैं जिनकी बपौती ज़मीन है, खुदकटी ज़मीन है, उनकी ज़मीनों से उन्हें क्या कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं गांव में जिनकी सारी की सारी ज़मीनें किसी दूसरे के द्वारा हड़प हड़प लिया गया और वो बेचारे बिना ज़मीन के फफियाते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं हो पाता है। हरिजन गुलेन एखनु गोठ के गोठ गाँव के गाँवे पड़ावल पपड़ावल जाथिन। आज भी मतलब जो गांव के हरिजन लोग हैं उनको क्या किया जाता है, गोठ के गोठ क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जला के मार दिया जाता है। जनिक इज्जत तो एखनु बाचल नखे, बिल बिलुक पहले ले आरो दुर्गत हो गए। मतलब उस टाइम जो भी दुर्दशा थी, प्रेमचंद्र की गोदान हो गया या पूस की रात हो गया, उस टाइम जो दुर्दशा उन मतलब समाज के गरीब लोगों के साथ होता था, वो दुर्दशा आज भी भारतीय गांव के जो समाज हैं उसमें ये देखने को मिलता है। महिलाओं के का इज्जत उस टाइम भी नहीं होता था, उस टाइम भी उनका इज्जत लूटा जाता था, आज भी उनका इज्जत लूटा जा रहा है। भारत करोड़ों करोड़ लोग ई व्यवस्था के जंजाल से छूटे ले छटपटाते। मतलब जो अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, शोषण जो हो रहा है उससे बाहर लोग निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आज भी निकलने के लिए उससे क्या कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, पैर मार रहे हैं। लेकिन ये कर्जदारी जो है, जो उनके ऊपर कर्जा सूदखोर है लोगों का, मतलब बड़े बड़े सूदखोरों का जो उनके ऊपर है, ऋण का जो जाल है, उन ऋण के जालों से उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे, उन जाल से वो बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आज भी ये समाज में स्थिति देखने को मिलता है। गोदान उपन्यास से प्रेमचंद्र जी गरीबी और धार्मिक काना पत्यारे मध्य छटपटाइत व दम तोड़त गाँव जिंदगी बखान कर ले हथिन। गोदान उपन्यास में क्या करते हैं, गरीबी और धर्म का जो आडंबर होता है, ठीक है, उसके मध्य में जो गांव की ज़िंदगी है, गांव के जो गरीब लोग हैं जिनकी ज़िंदगी उस गरीबी और धर्म के आडंबर में जो जिनकी ज़िंदगी पिस रही है, उनकी दशा के बारे में प्रेमचंद्र जी के गोदान में बखान किया गया है। गोदान के नायक के है, गोदान का नायक जो है होरी। होरी कौन है, होरी जिंदगी भर हर तोड़वा काम खेते खरइये करा है। और इसमें हम होरी जो है क्या करता है, अब जिंदगी भर अपने मतलब गोदान में जो इसका मुख्य पात्र है गोदान में, अब देख लीजिए होरी है, वो जिंदगी भर क्या करता है, अपने खेत में क्या करता है, काम करता है। कैसा काम, हर तोड़वा काम करता है। क्यों करता है कि किसिम किसिम के अन्याय सहा है। बड़ी दिन से ओकर मने एगो इच्छा है जे एगो गाय पोसो, मकिन उ जिंदगी भर एगो गाय ना किने पारलक ना राखे पारलक। मतलब उनका जिंदगी क्या है, एक मंशा है, इच्छा है उसकी। क्या इस इच्छा है कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, वो गाय खरीदना चाहता है। लेकिन जिंदगी भर वो मेहनत इतना ज़्यादा करता है फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में एगो गाय नहीं खरीद पाता है। ओकर मने की इच्छा मन ही रह जा है। उसका मन का इच्छा जो है कि गाय खरीदेंगे, गाय को पालेंगे पोसेंगे, उससे दूध पिएंगे, ये उसकी इच्छा रहती है। किसकी, होरी की, ठीक है। मुख्य पात्र इसमें जो गोदान में है कौन है, होरी है। तो वो उसकी इच्छा रहती है लेकिन वो बेचारा एगो गाय तक नहीं खरीद पाता है। इतने ना वो गइयो कहते कहते सिराए जाए। मतलब गाय का खरीदने का उसकी जो मन की इच्छा रहती है वो खरीद नहीं पाता है और वो उसी टाइप से क्या होता है, बेचारा मर जाता है। मोरेक पहर बाभन ओकर बहु धनिया से गाय दान करे कहे है। मतलब जब मर जाता है वो, तो मरने के बाद एक बढ़ावा में क्या होता है, जो घर के लोग होते हैं उससे ब्राह्मण क्या कहता है कि गाय की ये बछिया दान करो। अब बेचारा जो जिंदगी भर
क्या गाय नहीं खरीद पाया, बछिया नहीं खरीद पाया, उसके मरने के बाद उसके घर वालों से गाय दान करने के लिए बोला जाता है। ये मतलब कैसा अत्याचार है ब्राह्मणों के द्वारा गरीब किसानों के ऊपर, आप खुद विचार कीजिए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। भला सोचा जे बेचारा जिंदगी भर गाय गाय रटलक, से एगो गाय न राखे पारलक, तकरा मोरे के पहर गाय दान करे कहत। मतलब जो जिंदगी भर एक गाय नहीं खरीद पाया, ठीक है, मरने के बाद उसको गाय दान करने का बोला जाता है। मकिन बाभन तो ऐसे मानतो नहीं। अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है, लालची पांडे होता है ये। ठीक है। वो गरीबों को डरा डरा करके कि यदि तुम दान नहीं करोगे तो तुम्हारा पति को स्वर्ग लोक नहीं मिलेगा, तुम्हारी पति की आत्मा भटकती रहेगी। ऐसा मतलब डरा डरा करके जब तक आप उनकी इच्छा नहीं पूरा करोगे तब तक वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। कत्ते किस्में डर भय देखौलक, बतरनी नाय पार भैतव, बरहम पिशाच बनतो। ठीक है, मतलब पूरा डर, उसकी पत्नी जो है उसकी पत्नी को पूरा डरा रहा है, कौन, ब्राह्मण, कि यदि दान नहीं करोगी तो बतरनी नदी तुम्हारा पति नहीं पार कर पाएगा, तुम्हारा पति जो है भूत पिशाच बन जाएगा। ठीक है, और तरह तरह के बहुत सारे। अब होरी मोरे जीवले, बाभन मोरे घोवले। ठीक है। होरी मरे किस लिए, होरी अपना जिंदगी जीने के लिए कि किसी तरह से जिंदगी मतलब अपना जी ले, और ब्राह्मण किस लिए मरे तो घीव ले, वो मतलब ये अपना ज़िंदगी किसी तरह से काट ले, वही सोच सोच के मतलब अपना ज़िंदगी ये बिता रहा है। ठीक है, और ब्राह्मण बस हमेशा इसको केवल घी की टेंशन, मतलब लाभ पे लाभ मतलब पाने की इसका मतलब टेंशन होता है। धनिया बेचारी डेराय जाहेक, और वो बड़ी जगह के तीन आना आना सूत्री काट के राखले रही, सेटा दे देह बाभन के गाय दान करे के बदले। ठीक है, मतलब वो बेचारी कुछ रखती है अपना जुगा उगा करके, कुछ पैसा वैसा रखती है। ठीक है, तो ब्राह्मण इतना उसको डरा देता है कि बेचारी वो जो 3 आना रखी है, ठीक है, 3 आना, उस 3 आना से बछिया खरीद लेती है और ब्राह्मण को दान कर देती है। तब कहीं हीरो अ, होरी के प्राण छूटे हैं। ठीक है, तब जा कर के होरी ऐसा मतलब ब्राह्मण बोलता है कि हाँ अब बचिया तुम दान कर दी, अब हम जो है स्वर्ग लोक में बात करेंगे और तुम्हारे पति को स्वर्ग लोक में स्थान मिल जाएगा। जे बेचरंगा जिंदगी भर गाय राखेक सपना देखल आर अपन सपना कधियो सच नाय भेल, से मोरेक पहर गाय दान करे है। कतना भारी भारी खैंड सोच रहा है ये समाज है। मतलब जो जिंदगी भर बेचारा अपना गाय एक खरीदने के सोचता रह गया और गाय नहीं खरीद पाया, वो बेचारा मरने के बाद उसके लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसको स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उसके परिवार वाले, उसकी जो पत्नी है धनिया, वो गाय दान करती है। अब समझ लीजिए ये समाज का जो रीति रिवाज है कितना गंदा रीति रिवाज है, ये ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाया हुआ रीति रिवाज है कितना रीति रिवाज है। आप लोग को खुद सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे रीति रिवाज की आप लोग को ज़रूरत है या इनको त्यागने की ज़रूरत है। एक बार एगो मजदूर होरी से पूछा है। ठीक है, एक बार एक मजदूर जो है होरी, होरी याद रखिएगा गोदान के जो मुख्य पात्र हैं होरी ठीक है, उनसे एक मजदूर क्या पूछता है, तुम भी तो दुबले हो रहे हो दादा। ठीक है, मजदूर उससे पूछता है कि तुम भी पतले हो रहे हो, कैसे पतले हो रहे हो। तो होरी हंस के कहा है, तो क्या मोटे होने के दिन हैं, मोटे वे होते हैं जिन्हें ना किसी ऋण की सोच होती है ना इज्जत की। ठीक है, मतलब जिन लोगों को टेंशन नहीं होती है वो लोग मोटे होते हैं, जिनको टेंशन होती है, अपने खुद की टेंशन होती है, अपने समाज की टेंशन होती है, अपने परिवार की टेंशन होती है, और वो लोग मोटे नहीं होते हैं, वो पतले होते हैं। ठीक है, वो काफ़ी टेंशन में होते हैं हमेशा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि जिनके ऊपर ना तो लोन हो ना ही इज्जत का टेंशन हो, वो लोग मोटे होते हैं। हम लोग जैसे लोग तो हमेशा काम वाले आदमी होते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर इतना कर्जा है सूदखोर लोगों का, कि कहाँ से हम लोग मोटे हो पाएंगे। जमाने में मोटा होना बेहाई है, 100 को दुबला करके एक मोटा होता है। ऐसे मोटे में पन में क्या सुख, सुख तो तब है जब सभी मोटे हों। ठीक है, इस जमाने में मोटा एक दो लोग ही हो पाता है, सारे लोग मोटे नहीं हो पाते हैं। और कौन मोटा होता है, जो दूसरों का खून चूसता है, ठीक है, दूसरों को सताता है, वो लोग मोटे हो पाते हैं, सारे लोग मोटे नहीं हो पाते हैं। और मोटा होना इस युग में क्या है, बेहाई है, मतलब सही चीज़ नहीं है।
चलिए, सब कुछ जाने थू होरी एगो डरपोकिया लेके शोषनिक चक्की पिसाइत रहे। सब कुछ पता था होरी को, लेकिन फिर भी ये शोषण की चक्की में वो बेचारा पीस रहा था। ओकर बेटा गोबर पहले पहल तो महाजन सब के विरोध करे है, मकिन आखिर में वह महाजने के फरफंद चाल बाज जाए। ठीक है, मतलब होरी का जो बेटा है पहले तो क्या करता है, सूदखोरों का महाजनों का क्या करता है, पूरा घुल कर विरोध करता है, लेकिन बाद में वो भी क्या होता है, इन महाजनों के महाजाल में वो भी फंस जाता है। एकर माने हिया ई ना बुझे के चाही जे सामाजिक यह नीति है, ये तो हामिन के झिकझोर दिए वाला चेतावनी है के। मतलब हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि मतलब गरीबों का महाजन और सूदखोर के जाल में फंसना ये समाज की नीति है, ये नियत नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए क्या है, झकझोर देने वाला चेतावनी है कि अब भी क्या हो जाओ, सतर्क हो जाओ, नहीं तो ये गरीब लोग मतलब हम जैसे गरीब लोग क्या होंगे, समाज मतलब शोषित होते रहेंगे और अमीर लोग हम लोग का शोषण करते रहेंगे, हम लोग का खून चूसते रहेंगे। आज आजुक जुगे गोदान के पढ़ला गुनला से सै गोदान उपनिया से गरीब लोके कानना और कुरहनी पावा है। गरीबों ले गरीब गरीबी रेखा ले हेठ जिंदगी जीवइयो करोड़ों लोके कुहरनी से दूर करे के आटा पाटा गोदान धारे है। ठीक है, मतलब जो गरीबी रेखा से जीवन नीचे ज़िंदगी जी रहे हैं, उन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का रास्ता कौन प्रदान करेगा, गोदान प्रदान करेगा। आज हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि गोदान ही वो रास्ता है जो गरीबी रेखा से जो करोड़ों लोग ज़िंदगी नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको ऊपर बाहर निकाला जा सकता है। गाँवें समाइल शहर और शहर समात गाँव के चलते जनमल समस्या के समाधान गोदान पावे। मतलब गाँवों में जो समाया हुआ है क्या, शहर, और शहरों में जो समाया हुआ है गाँव, इसके चलते जो समस्या पैदा हो रही है, उन समस्याओं का समाधान मिलेगा आपको कहाँ पे, गोदान में। गोदाने एखनेक समाजे गाँव एक व शहर एक समस्या का समाधान बेस भावो फुर्चा है। मतलब गांव और समाज में जो समस्या पाई जा रही है, उन समस्याओं का समाधान आपको कहाँ पे मिलेगा, तो गोदान वाले बुक आप पढ़िए, गोदान में हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। एखन दरकार है ई भाव टाके विचार टा के गांव लोग के मने बैठावे के। ये मतलब ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है कि आप विचारों को, आप लोगों को एक बार गोदान पढ़ने बोलिए, ठीक है, और लोगों को जागरूक करिए, तब जा कर के उन समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रेमचंद्र जी आदर्शमुखी यथार्थवाद से चैल के यथार्थमुखी आदर्शवाद वस्तुपूरक यथार्थवाद के डहर नापले करले भविष्यमुखी नव यथार्थवाद बाटे सोझेला के मंगलसूत्र जैसन अध खेचरा उपन्यास तकर फल। ठीक है, जो प्रेमचंद्र जी का जो लाइफ है, वो पहले शुरू में कैसा था, उनकी जो विचार थी शुरू में पहले युग में वो कैसा था, आदर्शमुखी यथार्थवाद था। फिर आदर्शमुखी आदर्श मतलब होता है क्या, पूरा आइडियल। ठीक है, और आइडियल से फिर कहाँ पे चला गया, आइडियल यथार्थवाद से। आइडियल चीज़ दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो पहले इनकी जो विचारधारा थी आइडियल मतलब आदर्शमुखी यथार्थवाद थी, और फिर यथार्थवाद हो जाती है, या आदर्शमुखी यथार्थवाद से यथार्थवाद हो जाती है, और फिर हो जाती है क्या, वस्तु पूरक यथार्थवाद। ठीक है, इस टाइप से इनका जीवन चलता है, और उसी का परिणाम है, किसका परिणाम है, वस्तु पूरक जो यथार्थवाद है उसी का परिणाम है ये मंगलसूत्र। ठीक है, और ये अध खेचरा उपन्यास जो कि प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ है, और ये किस चीज़ से संबंधित है, तो वस्तु पूरक यथार्थवाद को सपोर्ट करता है ये उपन्यास। प्रेमचंद्र मंगलसूत्र उपन्यास से आदर्श और यथार्थ के माझे फसल न थे, जैसन कि ऊ कर्म भूमि, रंग भूमि और गोदान उपन्यास से फसल रहत। मतलब मंगलसूत्र जो उपन्यास है उसमें लेखक साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि
ये जो मंगलसूत्र उपन्यास है, आदर्श आदर्श मतलब रियल आइडियल चीज़, जो जिंदगी मतलब रियलिटी में कभी एग्जिस्ट करता नहीं है, और यथार्थ मतलब जो वास्तविकता है, उनके बीच में फंसे नहीं हैं। जैसा कि रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान जो उपन्यास लिखा हुआ है, वो ऐसा है कि आदर्श और यथार्थ मतलब जो जो काल्पनिक चीज़ें हैं, या आदर्श मतलब जो काल्पनिक चीज़ें हैं और जो रियलिटी हैं, उनके बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन ये जो मंगलसूत्र है वो बिल्कुल हट के है। ये कैसा है? तो ये जो है वस्तुपूरक यथार्थवाद है, मतलब रियलिटी से संबंधित है ये। जिंदगी भर मानवता नेत अनैत रियत हृदय परिवर्तन के गीत गवैया प्रेमचंद मंगलसूत्र उपन्यास से कह उठा होथिन कि जो मंगलसूत्र उपन्यास है उसमें क्या लिखते हैं कि जो जिंदगी भर मानवता नीति अनीति, ठीक है, हृदय परिवर्तन की जो बातें जिंदगी भर प्रेमचंद्र जी करते हैं, मंगलसूत्र में उनकी विचारधारा बिल्कुल बदल जाती है। और मंगलसूत्र में क्या लिखते हैं वो देखिए, इन दरिंदों के बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बांधना पड़ेगा, उनके पंजों का शिकार बनना देवता नहीं जड़ता है। मतलब ये जो दरिंदे हैं, जो समाज के गरीब लोगों के ऊपर शोषण कर रहे हैं, मजदूरों के ऊपर जो शोषण कर रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें अपने हाथों में क्या बांधना पड़ेगा? हथियार बांधना पड़ेगा। उनके पंजों का शिकार होना अब हमारा काम नहीं है। अब उनके पंजों से हम शिकार नहीं होंगे, बल्कि हम अपने हाथों में खुद क्या करेंगे? हथियार बांधेंगे और उनके पंजों को काटेंगे। ये लिखते हैं किसमें? मंगलसूत्र उपन्यास में। प्रेमचंद्र चंदक पात्र गुलन अब बगावत करेले तैयार। मतलब अब जो प्रेमचंद्र जी उपन्यास लिख रहे हैं, उनमें जो पात्र होते हैं वो बगावत करने के लिए तैयार हैं, विरोध करने के लिए तैयार हैं। अब इनखर पात्र गुलन भय दे ईश्वर भक्ति और भाग्य सब बेजाय चीज़ है। मतलब इनके अनुसार अब क्या है, जो मतलब ईश्वर है, ईश्वर की भक्ति है, भाग्य है, ये सब चीज़ें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये सब फालतू की फालतू चीज़ है। ना हमें ईश्वर पे ज़्यादा भरोसा करना है, ना अपने भक्ति पे, मतलब और ना ही भाग्य पे। हमें अपने विश्वास करनी है तो किस चीज़ पे विश्वास करनी है? हमें अपने मेहनत पे विश्वास करनी है, हमें खुद पे विश्वास करनी है। हमें बस माइंड में हमेशा एक ही चीज़ सोच के रखना है कि हम यदि मेहनत करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। चाहे और मेहनत के बल पे हम क्या कर सकते हैं? अपनी किस्मत की रेखा भी बदल सकते हैं। ठीक है, इतनी ताकत होती है मेहनत में। इसलिए आप सभी लोग क्या कीजिए? मेहनत करते रहिए। आप लोगों को एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। चाहे इस बार के झारखंड सीजीएल में, इस बार के उत्पाद सिपाही में या तो फिर अभी जो फ़िलहाल जितनी वैकेंसियां हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी यदि आप इसमें मेहनत करते रहते मतलब आप अपना मेहनत करते रहेंगे तो, और आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। तो जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती, आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, क्योंकि आपकी जीत का इंतज़ार आपकी माँ आपके घर में कर रही है। ठीक है, तो यहीं पे ऐसा मतलब प्रेमचंद जी बोल रहे हैं कि अब जो है ईश्वर भक्ति और भाग्य पे विश्वास, मतलब इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया, इनमें जो पात्र हैं उनको भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है। ये सब चीज़ें कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं है। मंगलसूत्र उपन्यास एक नायक कौन है? नायक जो मंगलसूत्र उपन्यास है उसका नायक है देव कुमार। एक बार कहा है, यहाँ देवता बनने की जरूरत भी नहीं, देवताओं ने ही भाग्य, ईश्वर और भक्ति की मिथ्याएं फैलाकर इस समिति को अमर बनाया है। मतलब अब देवताओं पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। देवता लोग ही जो है भाग्य, ईश्वर और भक्ति की जो झूठा है, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो आदर्शवादी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ये मतलब समाज में फैला करके इन समाज की जो मतलब क्या कहते हैं उसको, रूढ़िवादी चीज़ें हैं, परंपरा है, उसको अमर बना दिया है। और जो लोगों का पहले से शोषण हो रहा था, आज भी शोषण हो रहा है। तो इनमें जो मुख्य जो दोषी हैं वो कौन है? देवता लोग ही हैं। देव कुमार समाजे पसरल न्याय अन्याय के देख के खेसाए जाहे और कहो है। मतलब देव कुमार जो है समाज में जो नीति जो फैली हुई, न्याय अन्याय जो फैला हुआ है, उनको देख करके काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाते हैं और क्या कहते हैं, कहाँ है न्याय? कहाँ?
एक गरीब आदमी यदि कोई खेत ले एगो बाइल नोच के खाए ले है तो कानून ओकरा सजाए दे है। मतलब यदि एक कोई गरीब आदमी है, ठीक है, खेतों में क्या लगा हुआ है, धान लगा हुआ है या गेहूं लगा हुआ है, उसकी बाली तोड़ करके एक बाली भी यदि वो खाता है तो जो उसका मालिक है, जो उसका जमींदार है, मालिक है, वो क्या करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता है कानून का उपयोग करके, ठीक है। लेकिन वही यदि एक दोसर बाटे कोई बड़का आदमी केकरो दीने मांझे लूटा है, मारा है, चोरी छिनरी करा है तो पगड़ी पावा है, इज्जत पावा है। और एक बड़ा आदमी यदि क्या करता है, किसी गरीब को मारता है, बीच रास्ते में पीटता है, उसकी चोरी छिनारी करता है, फिर भी उसको सज़ा नहीं मिलती है, बल्कि उसकी इज्जत बढ़ जाती है कि हाँ, लोग उससे और ज़्यादा डरने लगते हैं, उसको कुछ सज़ा वज़ा नहीं मिलती। केहू नाना रकमे हथियार बांध ले आवहत और गरीब गुरबा मजूर के ऊपर नाना रकमे लगान टैक्स मलगुजार और ना जाने कते कते किस्म के लूटे शुरू कर रहा था। मतलब कोई भी लूटने वाला क्या करता है, हथियार लेके आता है, ठीक है, और गरीबों को लूटता है, डरा धमका करके उनसे छीना झपटी करता है, फिर भी उनको कोई सजा देने वाला नहीं है। तो ये किस टाइप का न्याय है कि गरीब यदि कोई छोटी सी भी गलती करता है तो उसकी जितनी उसकी सजा होनी चाहिए उससे कई गुना उसको सजा मिलता है। एक बड़ा आदमी यदि गलती करता है, ठीक है, मारा पीटी करता है, किसी से लूटा झपटी करता है, फिर भी उसको कोई सजा नहीं मिलती, तो ये समाज में कहाँ है न्याय? न्याय तो सबके जैसा एक जैसा होना चाहिए ना। हमारे संविधान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना की गई है, आर्टिकल कितना 44 में कि और अभी हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग, मतलब ये जो हमारा है बिल पास हो चुका है। गोवा में तो पहले से था ही यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो यही होना चाहिए कि हर एक धर्म के लोगों के लिए, हर एक लेवल के लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीबों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दो, अब जो बड़ा आदमी है वो पैसा घूस दे करके वो मर्डर करके भी वो जेल से भाग जाए। तो ऐसे कानून की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। ले आओ था गरीब गरीब गुरबा मजूर के ऊपर नाना रकम के लगान टैक्स मालगुजार और ना जाने कत्ते कत्ते किस्म के लुटेक शुरू करहत और ओजे में एक खांची वेतनों पावत, ठीक है। मतलब गरीबों से क्या करते हैं, अलग अलग कर प्रकार के लगान लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, मालगुजारी लगा देते हैं और गरीबों से लूटते हैं, चंदा मांगते हैं, झूठ का चंदा मांगते हैं कि ये हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और वो पूजा वो क्या करेंगे, बल्कि वो खुद के खर्चा के लिए वो गरीबों से पैसा छीनते हैं, ठीक है। शिकार खेलहत, नाचहत, दारू पियहत, मोदे माँ से डूबल रहत, यह है वो ईश्वर के न्याय, यही वो ईश्वर का न्याय है। मतलब वो इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहा है लोगों के ऊपर, अन्याय कर रहा है लोगों के ऊपर, लोगों को शोषण कर रहा है, फिर भी उनको कोई सज़ा नहीं, ठीक है। ये किस टाइप का मतलब न्याय है, कहाँ है न्याय? वही मतलब यहाँ पे देव कुमार जो है मंगलसूत्र के जो नायक हैं वो पूछ रहे हैं कि न्याय है कहाँ। चलिए आगे देखते हैं। मंगलसूत्र के नायक देव कुमार के लय के प्रेमचंद्र जी कहत, ई दिन देव कुमार यह बार सोच रहा हत कि दुनिया इन अन्याय कुव्यवस्था की ले, कि प्रेमचंद्र जी के मतलब जो है ये कहते हैं कि देव कुमार अब ये सोच रहा है कि ये दुनिया जो है उसमें ये अन्याय वाली कुव्यवस्था जो है वो क्यों है, ये कब समाप्त होगा, आखिर में ये अन्याय वाली जो कुव्यवस्था है वो कैसे समाज में फैला और इसको कैसे अब समाप्त किया जाए। कर्म और संस्कार तो ओखरा बुझेबे ना करहन, सर्वोत्तम के माने के मतलब ना फुरछा है, उ सोचा है यदि गोटे दुनिया एक के है तो फिर ये भिन्न भेद किल है। उनको मतलब देव कुमार को ये सब क्या कहते हैं, संस्कार और कर्म में कोई मतलब ये कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है कि यदि दुनिया में न्याय है तो फिर ये लोगों के साथ अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बिहेवियर क्यों होता है, सबके साथ एक जैसा बिहेवियर क्यों नहीं होता है, एक काम के लिए, एक गलती के लिए सबको एक सज़ा क्यों नहीं मिलती है। एगो मानुष जिंदगी भर हर तोड़वा काम करे है तैयो भूखे पटा है, और दोसर बाटे एगो मनुख हाथों जोड़ ना हिलावो है तैयो लुगल
लगुल डिसनाय सूत है, इस सर्वोत्तमा है कि धोर अनात्म है। मतलब बोल रहा है कि एक आदमी क्या है, दिन भर क्या करता है, हाड़तोड़ मेहनत करता है, फिर भी उसको आराम नहीं है, फिर भी उसको 3 टाइम खाने का मतलब खाना नहीं मिल पाता है, पहनने का कपड़ा नहीं मिल पाता है, उसके बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं। और एक दूसरे लोग हैं जो कुछ भी काम नहीं करते हैं दिन भर, फिर भी अपनी ज़िंदगी मस्ती में बिताते हैं, उनके बेटे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ लिख के बड़ा बड़ा ऑफिसर बनते हैं। तो ये जो दो रकम का बिहेवियर है गरीबों और अमीरों के साथ, ये दो रकम का बिहेवियर समाज में क्यों है? यदि ऐसा है तो फिर हम इसको मतलब सर्वात्मा कैसे कह सकते हैं? ये तो अनात्म है, बिल्कुल अन्याय है कि लोगों के साथ अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग मतलब भगवान न्याय कर रहा है, गरीबों को और सजा दे रहा है, अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा मतलब बिल्कुल होना नहीं चाहिए। इसीलिए धर्म और कर्म पे मतलब कर्म और संस्कार पे अब यहाँ जो मंगलसूत्र के जो नायक हैं उनको बिल्कुल भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रह गया है। तो ओकर बुद्धि जवाब दे है, हियाँ सब कोई बराबर, सब कोई स्वतंत्र, सब कोई अपन बुद्धि और ताकत के जोरे तरक्की करे पा रहा है। मतलब यहाँ पे जो है ना उनका जब ये सोचते हैं देव कुमार साहब, ठीक है, तो उनका बुद्धि खुद जवाब देता है यहाँ कि हियाँ सब कोई बराबर है, सब कोई स्वतंत्र है, सब कोई आज़ाद है, सब अपन बुद्धि और ताकत के जोरी तरक्की करे पा रहे हैं। मतलब उसका बुद्धि जवाब देता है कि यहाँ सब कोई स्वतंत्र है, सब कोई आज़ाद है, सब जिसके पास जितना दिमाग होगा वो अपने दिमाग लगा करके उतना ज़्यादा तरक्की कर पाएगा। मकिन मन एक शंका पूछे है, सबके समय व बराबर अवसर कहाँ है? तो ठीक है, फिर वो बोलता है कि चलो मन बुद्धि बोलता है कि सबको बराबर का स्वतंत्रता है, जिसके पास जितनी बुद्धि है अपनी बुद्धि का उपयोग करके उतना ज़्यादा वो प्रगति कर सकते हैं। लेकिन फिर मन कभी मन उसका शांत नहीं होता है, मन कहता है अच्छा ये चलो ठीक है, जिसके पास जितनी बुद्धि है उतना अपना प्रगति कर सकता है, लेकिन कंपटीशन तो बराबर का होना चाहिए ना। हाँ, अब तुम गरीबों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे और अमीर को तुम बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा दोगे तो कंपटीशन कहाँ से बन पाएगा? एक लेवल में एक स्कूल में पढ़ाओ ना। यदि जैसे दिल्ली में क्या हो रहा है कि दिल्ली में इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल बन गए हैं, सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया हो गया है। तो अब दिल्ली के बच्चों में जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अब उन लोगों के बीच कंपटीशन कराओ ना, तब देखते हैं कि अमीर का बच्चा आगे निकल पाता है कि गरीब का बच्चा निकल पाता है। अब भाई तुम अमीरों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीब जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ के सरकारी स्कूलों का कंडीशन तो आपको पता ही है कि क्या है। तो आप सभी लोगों को बराबर का मौका दो, तब ना देखोगे कि कितना मतलब कौन आगे निकल पाता है। अब अमीर घर के जो लोग होते हैं शुरू से डीएवी डीपीएस इस सब में पढ़ेंगे, तो वही लोग ना बाद में आईपीएस आईएएस ये सब बनेंगे और बड़े बड़े मतलब क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे या वो बनेंगे। अब गरीब का लोग कहाँ क्या बन पाएगा? गरीब के लोग तो जो होंगे एक छोटी सी नौकरी के लिए ही ना जिंदगी भर अपना मेहनत करेंगे। तो कहाँ फिर समानता कहाँ से मिल पाया? नहीं ना मिल पाया। था बराबर का अवसर तो देना जरूरी है। ठीक है, बाजार तो लागल है जकरा जे बुझाए और जे पारे से किने, मकिन किन तक के जकर ठीन कच्चा रहे। ठीक है, बाजार तो क्या होता है? बाजार किसी एक के लिए होता है क्या? नहीं ना होता है, बाजार सबके लिए होता है। ये लेकिन भैया देखो, बाजार सबके लिए है ठीक है, लेकिन बाजार में चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अब जिसके पास पैसा रहेगा वही ना बाजार जा कर के चीज़ों को खरीद पाएगा। पैसा ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से बड़ा बड़ा मोबाइल खरीद पाएगा, लैपटॉप खरीद पाएगा, या फिर समझ लो कि महंगे महंगे कपड़े खरीद पाएगा? तो अवसर ही बराबर नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बराबर का अधिकार है सबको, बराबर की स्वतंत्रता है सबको? अवसर भी तो बराबर होना चाहिए ना। चलिए आगे, देव कुमार एक ठिन कहत देशक 3/4 लोग भूखे टपटपा है, से देशे एक लोग के ढेर बा, जरूर ले फजूल धन कमाए और जौगवेक अधिकार न। ठीक है, मतलब पूरा देश जो है उसका 3/4 जो लोग हैं वो गरीब हैं। ठीक है, भूखे मर रहे हैं, उनको 3 टाइम खाने का मतलब खाने का नहीं मिल पा रहा है, पहनने का कपड़ा नहीं मिल पा रहा, और 1/4 जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। वो लोग पूंजीवादी लोग जो हैं, उनके जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, उनके पास अनाप शनाप पैसा है, और वो पैसे मतलब पैसा संभाल नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा वो पैसा कमा रहे हैं। तो फिर समानता कहाँ होगी? गरीबों तो और गरीबे रह गया ना।
चौथाई भाग तो इंडियन क्या है, गरीब हैं और एक चौथाई मात्र बहुत ज़्यादा अमीर हैं। चलिए, आपन मृत्युक ठीक 3 हफ्ता पहले प्रेमचंद्र जी महाजनी सभ्यता नामक निबंधे कहले रहत। अब एगो नवा सभ्यताक सूरज खूबे धूरे पश्चिम में उग रहल है। ठीक है, अपनी मतलब मृत्यु जब प्रेमचंद्र जी की होती है तो 3 दिन पहले एक वो लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। क्या निबंध का नाम क्या है, महाजनी सभ्यता। उसमें वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि पश्चिम से, पूरब से नहीं, पश्चिम से एक सूरज निकल रहा है। वो सूरज क्या करेगा, जकर रौदे ई महाजनवादे और पूंजीवादे गाछ के जड़ पोड़ गेल है। ठीक है, मतलब एक ऐसा सूरज निकल रहा है पश्चिम से जिसमें महाजनवाद और पूंजीवाद का जो जड़ है, वो जड़ यदि एक बार मतलब उसमें क्या होगा, जड़ जाएगा। मतलब जड़ जल जाएगा, मतलब तो तना तो ऐसे खत्म हो जाएगा, ऐसा मतलब वो लिखते हैं। जकर मुख्य मुख्य बात रहे है, पैत बेगैत बा कोनो मनुख जे कोई आपन दिमागे बा जांगरेक होबे कोनो पैदा करे पारे से राजक बा समाजक समान बा इज्जत पावे लाई जोग है। मतलब जो मतलब अपना दिमाग और ताकत का उपयोग करके क्या कर पाएगा, समाज में समान मतलब जो मेहनत करेगा वही समाज में क्या पाएगा, इज्जत पाएगा और सम्मान पाएगा। और जे कोई सोझे आपन बापेक दादा कमाइए बा कोनो दोसर लोके, मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि पश्चिम से एक ऐसा सूरज निकलेगा जिसमें पूंजीवादी और ये जो सूदखोरवादी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती होंगे, जो अपने दिमाग का उपयोग कर पाएंगे, वही लोग क्या होंगे, समाज में आगे बढ़ेंगे। और जो लोग अपने बाप दादा की संपत्ति, अपने बाप दादा की कमाई पर टिके रहेंगे, उनका बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, समाज में खात्मा हो जाएगा, उनका पतन हो जाएगा समाज में। धने बा जांगरे नितराय चले बा मलकल चले, इस सबले बड़का पापी है अक्षय लोक नरक। मतलब जो अपने बाप दादा की कमाई वाले पैसे पे जो अपने घमंड करते रहते हैं और उन्हीं पे जो टिके रहते हैं, उनका तो एक दिन तो खात्मा होगा ही। लेकिन कि इस मतलब वो जब तक उनका खात्मा नहीं होता है, वो सबसे बड़ा पापी के भागी हैं और उनको क्या मिलेगा, मृत्यु के बाद नरक मिलेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें खुद की मेहनत से अपना पैसा मतलब जमा करना चाहिए। हमें अपने बाप दादा के पैसे पे फूलना नहीं चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। चलिए आगे। ई भावे प्रेमचंद्र जी कथा साहित्य हमिन के अपन ही समाज बदले के एगो ऐसन चमचमिया मानववादी समाज बनवे के पीठ हथ देह, जकर में शोषण न, मनुख मनुख के मध्य प्रेम के धारा बहे। तो प्रेमचंद्र जी जो हैं अपने साहित्य के माध्यम से ये मतलब विचार फैलाना चाह रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे समाज की निर्माण करना चाह रहे हैं, एक ऐसे मानववादी समाज की निर्माण करना चाह रहे हैं जिसमें किसी के साथ कोई शोषण ना हो और मनुष्य मनुष्य के बीच में क्या हो, केवल प्रेम हो, प्रेम की नदियां बहे, प्रेम की धारा बहे, सब के आपन आपन हिस्सा टा बांटा खुट्टा मिले। मतलब किसी को मतलब उपेक्षित ना किया जाए, किसी को तिरस्कार नहीं किया जाए, सबको मतलब बराबर का अधिकार मिले। जो जैसा मेहनत करे उसके अकॉर्डिंग उसका और उसको अधिकार मिले, और किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। ऐसे समाज की वो निर्माण करना चाहते हैं जहाँ वकील बाभन पूंजीपति महाजन जमींदार डाकघर जहरेक सुई दवैया व शोषण करवैया के कोनो गुंजाइश ना। मतलब हम जानते हैं कि समाज में जो सबसे ज़्यादा शोषण जो करता है गरीब लोगों के साथ, वो कौन करता है, वकील करता है। आप चल जाओ कोर्ट कचहरी, ठीक है, जहाँ 200 रुपये का खर्चा होगा, साला वकील जो होता है ठग के 500-600 रुपया ले लेगा, 700 रुपया। एक आप एफिडेविट कराने जाओ तो आपको ठग के मतलब यदि पहली पहली बार आप गए हो तो 700-800 रुपया तक वो आपको ठग लेगा। ठीक है, ब्राह्मण की तो बात ही मत करो। ब्राह्मण तो इतना ज़्यादा लोक परलोक और क्या कहते हैं उसको, स्वर्ग लोक नरक लोक का भय दिखा करके गरीबों से इतना ज़्यादा मतलब ठगता है, इतना ज़्यादा चूसता है। ठीक है, तो ये सारे लोग जो हैं पूंजीपति लोग तो हैं, वो तो है ही समाज के मतलब समाज की क्या कहते हैं
जो संसाधन है, हमारे देश का जो संसाधन है उसका क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। और हम तो उनका एक फ़र्ज़ होता है कि हम गरीबों के लिए कुछ करें, लेकिन वो नहीं, केवल अपना ही पैकेट भरने में वो लगे रहते हैं। ठीक है, गरीबों के लिए कोई टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं करते हैं वो। ठीक है, तो ये सारे लोग जो हैं, क्या है, समाज के शोषण करता है ये सब। महाजन के बारे में तो कहना नहीं है, ये तो जमींदार और डाकघर वाले, ये सारे क्या हैं, समाज के शोषक लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं प्रेमचंद्र जी, जहाँ इन लोगों का कोई स्थान ना हो। वकील, ब्राह्मण, पूंजीपति, महाजन से मुक्त हो हमारा समाज, ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं प्रेमचंद्र जी। ठीक है, और ईटा असंभव न मुश्किल है। एक ऐसे समाज की मतलब मुंशी प्रेमचंद्र जी कामना करते हैं। अपने जिंदगी के जो लास्ट के 3 दिन पहले जो एक निबंध लिखते हैं, निबंध, ठीक है, तो उसमें ये समाज के निर्माण करना चाहते हैं। और ऐसा समाज जो है, बी.एन. हवलदार साहब कहना चाह रहे हैं कि ऐसे समाज का निर्माण बिल्कुल ही मतलब असंभव ही नहीं बल्कि मुश्किल है। ऐसा समाज निर्माण किया ही नहीं जा सकता जिसमें ब्राह्मण ना हो, पूंजीपति लोग ना हो, महाजन, ये सब रहेंगे ही रहेंगे। तो जो उनकी मतलब उनका जो विचार है, ऐसे समाज का निर्माण कर पाना, वो बिल्कुल ही असंभव, कभी ऐसा समाज निर्माण नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन ऐसा किया जा सकता है, सिर्फ ज़रूरत है जमाए के, चेष्टा करे के, हियाव करे के और मेहनत करे के। ठीक है, चलिए, ये ऐसा समाज तो निर्माण हो नहीं सकता, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम है मेहनत करना, तो वो हम करते रहेंगे। ठीक है, और हम जैसे स्टूडेंट का क्या काम है कि आप सब मिडिल फैमिली, अधिकतर जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एक कोई हाई फाई फैमिली से नहीं होंगे। ठीक है, सारे लोग एक मिडिल टाइप क्लास फैमिली से होंगे। तो आपका काम क्या है, एक सरकारी नौकरी लेना, ताकि आप अपने घर के, अपने माँ बाप का क्या करो, ज़िंदगी संवार सको और उनका सपना पूरा कर सको। ठीक है, उनको उनके जो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वो खुशियाँ आप अपनी मतलब आप उनको दे सको। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। इतना ही कहकर मैं ये चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू। वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू। बाय।